हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो सब्जेक्ट साइंस विज्ञान जो मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए दुगनी होती है, ऑप्शन बी आधी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है, ऑप्शन डी बराबर होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधी होती है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण जो मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस भरने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है प्लास्टिक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी कांच। तो निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस भरने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का उपयोग लेंस भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो का लास्ट तक बढ़े। बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिट्टी। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 होगा, निम्नलिखित में से कौन लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है कांच की समतल पट्टी या स्लैब, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। जो निम्नलिखित में कौन सा लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 होगा, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है क्या होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एम्पियर। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी जूल। तो प्रतिरोध कैसे ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध कैसे ही मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, विद्युत चुंबकीय फैन की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय फैन की खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है एम्पियर ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय फैन की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे ने। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है जनित, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जनित। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? तो जनित कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जनित। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लकड़ी। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो लकड़ी जो है नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लकड़ी। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। जो पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। जो पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तब 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, निम्नलिखित में कौन लवण है? जो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है HCl, जो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl। जो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो जो सोडियम क्लोराइड होता है जो एक लवण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NaCl। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन 12 होगा, निम्नलिखित में कौन अक्षिकारक है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी H, ऑप्शन डी O2। तो निम्नलिखित में कौन अक्षिकारक है? तो जो O2 है जो अक्षिकारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी O2। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में से कौन गुण पाए जाते हैं? जो कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में कौन से गुण पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है, ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। ऑप्शन बी, ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ऑप्शन सी, ये समयता प्रदर्शित नहीं करते। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो कार्बनिक एवं निम्नलिखित में से गुण पाए जाते हैं तो इस तीनों में से कोई गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, कार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोग का आधार होता है। जो कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है वो क्या होता है पढ़ा? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन है विद्युत संयोजकता, ऑप्शन बी सहसंयोजकता, ऑप्शन सी उप सहसंयोजकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंयोजकता। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है पढ़ाए तो सहसंयोजकता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहसंयोजकता। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 होगा, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? जो तिर्यक नियम था उसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है, लोथर मेयर ने, ऑप्शन बी मेंडेलीव, ऑप्शन डी डुबेरेनर, ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। तो तिर्यक नियम का प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डुबेरेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डुबेरेनर। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातु गुण क्या होता है? तो वो बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है, हरित लौह, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी स्टोमोटा, ऑप्शन डी जर। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो जो हरित लवक है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हरित लवक। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कितना है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है 0.3, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 0.003, ऑप्शन डी 0.21। तो वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.03। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.03। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। जो मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है, उपस्थित के बने पूर्ण वलय, ऑप्शन बी उपस्थित के बने अपूर्ण वलय, ऑप्शन सी क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय। जो मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? तो क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 होगा, शोषण क्रिया में खाद्य पदार्थों क्या होता है? जो शोषण क्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है क्या होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है, संश्लेषण, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी विघटन, ऑप्शन डी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विघटन। जो शोषण क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो विघटन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विघटन। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन प्रकार ऑप्शन है बबूल, ऑप्शन बी केनेर, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी चीर। तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो वो चीर पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीर। जो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीर पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 देखेंगे, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है पत्तियों में, ऑप्शन बी छाल में, ऑप्शन सी कोशिकीय रिक्तियों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किस में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। पत्तियों में भी संचित रहते हैं और छाल में भी संचित रहते हैं और कोशिका रिक्तियों में भी संचित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, पौधे में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है? जो पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है वो किस रूप में होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी प्रोटीन।
तो पौधों में खाद्य पदार्थों का अंतः हस्तांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? जो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है पौधे में किस दिशा में होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन है केवल नीचे की ओर, ऑप्शन बी केवल ऊपर की ओर, ऑप्शन सी ऊपर एवं नीचे दोनों ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर एवं नीचे दोनों ओर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर एवं नीचे दोनों ओर। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, बीज रहित पौधों में उत्पादन में सहायक होते हैं। जो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं वो क्या सहायक होते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एक्जिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी एक्जिन और जिब्रेलिन्स दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्जिन और जिब्रेलिन्स। जो बीज रहित पौधे में उत्पादन में सहायक होते हैं वो क्या सहायक होते हैं? तो एक्जिन और जिब्रेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिब्रेलिन्स और एक्जिन और जिब्रेलिन्स। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है एक्जिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? जो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता व आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी आनुवंशिकी। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आनुवंशिकी। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, क्वेश्चन नंबर 29 होगा, अफ्रीका का मानव सबसे निकट संबंधित कौन? जो अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधित कौन है वो कौन है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है चिंपैंजी, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी गिलहरी। तो अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधित कौन है? तो चिंपैंजी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है चिंपैंजी। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, क्वेश्चन नंबर 30 होगा, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? जो आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है सकर्मक तत्व, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो सकर्मक तत्व कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सकर्मक तत्व।